सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बाइल पिगमेंट का पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ा दिया था। टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लीवर और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाला जूस जिसका नाम होता है बाइल। बाइल का कंपोजिशन अपन ने पढ़ा जिसके अंदर बाइल पिगमेंट थे, बाइल साल्ट थे और कोलेस्ट्रॉल था। कोलेस्ट्रॉल केवल लुब्रिकेशन का काम करता है। जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको जितना जल्दी शरीर से बाहर निकाल दिया जाए उतना बेटर होता है। अब डाइजेस्टिव एक्शन करने वाले सब्सटेंस को अपन को पढ़ना है जिनका पर्टिकुलर नाम होगा बाइल साल्ट। तो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं बाइल साल्ट। बहुत बार ये नाम आपने सुना है, परिचित हैं इस नाम से। मेरा यहां पर क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट आर द बाइल साल्ट। क्या होते हैं बाइल साल्ट? दे आर द एंजाइम, दे आर द हार्मोन, दे आर द केमिकल मैसेंजर या केमिकल मीडिएटर। बताएं क्या होते हैं साल्ट। तो कुछ साथी तो ये बोल रहे हैं, मन में चल रहा है कि सर एंजाइम होते हैं, और बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर केमिकल मैसेंजर होते होंगे। तो देखें आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ना तो ये एंजाइम होते हैं, ना हार्मोन होते हैं, ना केमिकल मैसेंजर होते हैं। दे आर द जस्ट लाइक द साल्ट। ये बेसिकली साल्ट ही होते हैं। जैसे किस तरीके से निर्माण होता है साल्ट का? जब किसी बेस की रिएक्शन, क्षार की रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं, ये 5वीं क्लास से पढ़ रहे हैं अपन। NaOH की रिएक्शन, HCl बेस की रिएक्शन जब किसी एसिड से कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है NaCl और H2O। तो व्हाट इज द NaCl? इट इज ए साल्ट। व्हाट इज द NaCl? इट इज ए साल्ट। यह साल्ट होता है। तो सेम इसी तरीके से साल्ट होते हैं। लीवर के द्वारा सीक्रेट होते हैं बाइल एसिड, लीवर के द्वारा सीक्रेट होते हैं बाइल एसिड। बाइल एसिड सीक्रेट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाते हैं। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पर एल्केलाइन मीडियम होता है, बोले तो साल्ट होते हैं, वो बेस होते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं? एक तो ये होता है और एक ये होता है। एक ये दोनों बेस पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। वहां पर बाइल एसिड इनके साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद बनता है साल्ट। तो साल्ट एक तरीके से जो नॉर्मल साल्ट होते हैं इसी तरीके से साल्ट होता है। बाइल एसिड की बेसिक सब्सटेंस के साथ, क्षार के साथ रिएक्शन करने पर जो सब्सटेंस बनता है दैट इज द साल्ट। तो ना ये एंजाइम है ना ये हार्मोन है, दे आर द साल्ट। क्या इनका कोई बेसिक नाम भी होता है? मेरे हिसाब से जो काम की चीज नहीं है उसका नाम तो आपने फर्स्ट ईयर से ही सुन लिया होगा नर्सिंग में। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन दिमाग में फर्स्ट ईयर से अपने फिक्स हो जाता है, या उससे पहले भी आपने सुन लिया होगा। पर शायद बहुत, मेरा अनुभव कहता है कि बहुत सारे साथी इनका शायद नाम ही नहीं सुनते। तो यहां पर अपन नाम भी पढ़ेंगे, उनको याद भी रखेंगे और इनके कामों को भी याद रखेंगे। तो किस तरीके से निर्माण होता है बाइल साल्ट का समझें आप। ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे अपन। देखें, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास एक स्पेशल विशेषता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास एक स्पेशल विशेषता है। स्पेशल विशेषता यह है कि जिस भी चीज को यह सीक्रेट या एक्सक्रीट करेगा वो सारी की सारी चीजों को वापस मंगाने की भी क्षमता रखता है। जितनी चीजों को यह सीक्रेट करता है उन सभी को वापस मंगाने की भी क्षमता रखता है। कैसे रखता है गौर करें आप। यहां से निकला है बाइल, ये बाइल यहां से निकला, ये हिपैटिक डक्ट में गया, कॉमन बाइल डक्ट में गया, फिर यहां ड्यूडिनम में आ गया, ये बाइल यहां ड्यूडिनम में आ गया। इसमें यदि कोई काम का सब्सटेंस की जरूरत है, ड्यूडिनम से ये जेजुनम में आ गया। जेजुनम में आने के बाद यदि कोई काम की चीज है तो वापस से यहां वीनस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। वापस से यहां स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वेन्यूल हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगी।
एब्जॉर्ब होने के बाद आप सारे साथियों को पता है कि यहां से जो वेन बनती है उसका नाम है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए बनती है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, और यह सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन आपको भली भांति पता है आगे किसके साथ ऐड हो जाती है, पोर्टल वेन। किसके साथ ऐड हो जाती है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन फिर से कहां खुल जाती है, आंसर है लीवर में। फॉर एग्जाम्पल के लिए लीवर ने 100 बाइल साल्ट इसमें भेजे, 100 में से यहां पर 10 ऐसे हैं जो रुक गए, बाकी 90 वापस से एब्जॉर्ब हो गए, तो 90 वापस पहुंच गए। 100 में से 10 तो मान के चलो यूटिलाइज हो गए, डाइजेशन में काम आ गए, बचे कितने, 90, तो 90 यहां पर वापस आ जाएंगे। तो लीवर किसी भी सबस्टेंस को इंटेस्टाइन में डालेगा तो वापस भी मंगा सकता है। इस स्पेशल तरह का सर्कुलेशन जो लीवर में पाया जाता है इसका नाम है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। क्या नाम है इसका, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। यहां पर जो एंटेरो वर्ड है इसका मतलब है इंटेस्टाइन, हेपेटिक का मतलब है लीवर, तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाने वाला ये स्पेशल तरह का सर्कुलेशन एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। देखो लीवर ने बाइल सीक्रेट किया, बाइल कहां पर गया, ड्यूडीनम में, ड्यूडीनम से कहां गया, जेजुनम में, जेजुनम से जो भी काम की चीज थी उसका वापस से एब्जॉर्प्शन हो गया वेनस सिस्टम के द्वारा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये सबस्टेंस कहां पर आ गया, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन में। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन आगे चलकर किसमें खुल रही है, पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन फिर कहां खुल रही है, लीवर में। तो कितनी सिंपल सी बात हो गई कि लीवर की यह विशेषता है, किसी भी चीज को जो ड्यूडीनम में डालेगा उसको वापस भी मंगा सकता है। इस स्पेसिफाई तरह के सर्कुलेशन को नाम देते हैं अपन एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर। अब देखें बाइल साल्ट का निर्माण किस तरीके से होता है, इसको समझें। बाइल साल्ट का निर्माण किस तरीके से होता है, यहां से सीक्रेट होते हैं बाइल एसिड, यहां से सीक्रेट होते हैं बाइल एसिड। ये बाइल एसिड हो गए रेड कलर में, ये यहां पर आ गए, बोले तो ड्यूडीनम में आ गए, बाइल एसिड यहां ड्यूडीनम में आ गए, ड्यूडीनम से यह जेजुनम में चले गए, जेजुनम से यह इलियम में चले गए, इलियम से ये सीकम में चले गए, सीकम से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, बोले तो कोलन में। कोलन के अंदर हाईली एल्केलाइन मीडियम होता है, बोला जाए कि यह पहुंच गए लास्ट में कोलन में। कोलन में हाईली एल्केलाइन मीडियम होता है, हाईली एल्केलाइन मीडियम का मतलब है वहां पर पाए जाते हैं NaOH और KOH, बोले तो ये दोनों क्षार हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, क्षार हैं, बेस हैं, एल्केलाइन सब्सटेंस हैं। यहां पर जो सीक्रेट हुए हैं क्या हैं, ये बाइल एसिड, यहां पर जो सीक्रेट हुए हैं क्या हैं, ये बाइल एसिड। अब बताओ कोलन में जाने के बाद यह एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड और बेस की रिएक्शन से कौन सा सब्सटेंस बनेगा, आंसर है जी साल्ट बनेंगे, आंसर है जी साल्ट बनेंगे। ये जो साल्ट बनेंगे यह साल्ट कोलन में जो वीनस सिस्टम है उससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, कोलन में कौन सी वेन है जो ब्लड को वापस लेकर जाती है, आप सभी को पता है, आंसर इज इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। कौन सी वेन वापस लेकर जाएगी, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन कौन सी वेन में आगे खुलेगी, पोर्टल वेन में। कौन सी वेन में, पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन कहां खुल रही है, लीवर में। तो लीवर ने भेजा तो था एसिड, लीवर ने भेजा तो था एसिड, क्या बन के वापस आ गया, साल्ट। और इन्हीं एसिड से बनने वाले साल्ट को नाम देते हैं अपन बाइल साल्ट। इन बाइल साल्ट का नाम होता है नॉर्मली टोरोकोलिक एसिड, यहां से सीक्रेट होता है। पहला एसिड अपन क्या बोल रहे हैं, टोरोकोलिक एसिड सीक्रेट होता है। क्योंकि होते तो दूसरे हैं बट पहले प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हैं, देन साल्ट का निर्माण होता है। तो ध्यान रखने के लिए ये समझ लें, टोरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड
और ग्लाइकोकोलिक एसिड, ये दोनों लीवर ने सीक्रेट किए। सीक्रेट होने के बाद यह कहां पर पहुंच गए? कॉलन में। वहां पर हाईली एल्केलाइन मीडियम है तो इनके साथ रिएक्शन की, एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन की तो बन गया साल्ट। साल्ट कहां पर एब्जॉर्ब हो गया? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन में। इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन कहां पर खुल रही है? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कहां पर खुल रही है? लीवर में। तो भेजे तो थे ये दोनों एसिड, क्या बनकर वापस आ गए? साल्ट। अब वापस से इन साल्ट का सीक्रेशन होगा और यह डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं बाइल साल्ट? कौन कौन से होते हैं बाइल साल्ट? यदि उन पर बात करें तो उनका नाम है, बाइल साल्ट का नाम है सोडियम या पोटेशियम टोरोकोलेट, सोडियम या पोटेशियम टोरोकोलेट और सोडियम या पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम या पोटेशियम टोरोकोलेट या सोडियम और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ये बाइल साल्ट होते हैं। किस तरीके से इनका निर्माण होता है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। लीवर भेजता तो है एसिड, वहां पर बेस के साथ रिएक्शन करके बन जाते हैं ये साल्ट और यह साल्ट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं बाइल साल्ट। कौन कौन से होते हैं बाइल साल्ट? सबसे पहले तो इनका नाम लिखा जाए, द नेम ऑफ बाइल साल्ट, और पूरी उम्मीद है कि बहुत कम आपने शायद ये नाम सुने होंगे। सोडियम पोटेशियम टोरोकोलेट, सोडियम पोटेशियम टोरोकोलेट और सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम पोटेशियम टोरोकोलेट और सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, दे आर द बाइल साल्ट। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो शरीर में कोई काम नहीं आते, अपन जब उनका नाम याद रख रहे हैं तो ये तो काम की चीज है, इनका नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कौन कौन से होते हैं बाइल साल्ट? ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट। अब अपन बात करें क्या काम परफॉर्म करते हैं बाइल साल्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल साल्ट? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल साल्ट? तो देखें फंक्शन के बारे में जानकारी यहां डायग्राम से समझेंगे अपन। ये ड्यूडीनम, इट इज द जेजुनम, और फिर सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा इट इज द इलियम। जो मेन फंक्शन है वो यहीं पर परफॉर्म होगा। लीवर, गॉल ब्लेडर और इनसे निकलने वाली डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो ओपन हो रही है ड्यूडीन। आपने फैट खाई है, ये फैट का मॉलिक्यूल यहां पर है, अभी तक इसका पाचन नहीं हुआ है। अब ये फैट का मॉलिक्यूल यहां से आगे बढ़कर ड्यूडीनम में भी आ जाएगा, परंतु यहां भी इसका पाचन नहीं होगा। इसका पाचन इसलिए नहीं हो रहा है कि यह वाटर में घुलनशील नहीं है। अगर ये वाटर में घुलनशील हो जाए तो इसका पाचन होना संभव है, लाइपोलाइटिक एंजाइम इस पर काम करने लग जाएंगे। पानी में घुलनशील क्यों नहीं होता ये फैट का मॉलिक्यूल? क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। अगर आप इसकी सरफेस टेंशन को कम कर दें तो यह पानी में घुलनशील हो जाएगा और पानी में घुलनशील होने के बाद इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम या लाइपोलाइटिक एंजाइम काम करने लग जाएंगे। तो फैट का पाचन चालू नहीं होगा जब तक यह पानी में घुलनशील नहीं होगा। तो लीवर से सीक्रेट होते हैं बाइल साल्ट, लीवर से सीक्रेट होते हैं बाइल साल्ट और यह बाइल साल्ट इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने का मतलब है यह बाइल साल्ट इसकी सरफेस टेंशन को कम कर देंगे।
ये जो फैट का मॉलिक्यूल है इसकी सरफेस टेंशन को कम कर देंगे और सरफेस टेंशन के कम होने के बाद यह मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। यह मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल होने के बाद इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्शन करेंगे और अब इसका डाइजेशन होना पॉसिबल होगा। तो इन बाइल साल्ट ने क्या काम किया? इन बाइल साल्ट ने क्या काम किया? इसकी सरफेस टेंशन को कम कर दिया। डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ लिपिड, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ लिपिड। यह लिपिड की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सरफेस टेंशन को कम करके क्या फायदा होता है? इनको वाटर सॉल्युबल बना दिया जाता है। सरफेस टेंशन को कम करके क्या फायदा होता है? इनको वाटर सॉल्युबल बना दिया जाता है और इनको वाटर सॉल्युबल बनाना, सरफेस टेंशन को कम करके, इसी पर्टिकुलर एक्शन को नाम देते हैं अपन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसी पर्टिकुलर एक्शन को नाम देते हैं अपन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन होने के बाद बड़ी आसानी से फैट का डाइजेशन हो जाएगा और पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रिएटिक लाइपेज इस फैट के ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल को मोनोग्लिसराइड और कुछ मात्रा में फैटी एसिड में भी कन्वर्ट कर देगा। परंतु जब तक ये पानी में घुलनशील नहीं होगी तब तक इसका डाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट? द आंसर इज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? The bile salt decrease the surface tension of fatty molecule or triglyceride and they make them water soluble. This type of action in which the surface tension has been decreased and the fatty molecule becomes water soluble is known as emulsification of fat. इस तरह के बाइल साल्ट के एक्शन को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यदि अपने फैट का डाइजेशन कराना है तो पहले उसको इमल्सिफाइड कराना जरूरी है और इमल्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बाइल साल्ट। तो पहला काम हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आगे बढ़े अपन। इसके अलावा भी कोई फंक्शन होता है क्या? तो देखें इसके अलावा और कौन सा फंक्शन होता है? ड्यूडीनम, जेजुनम और लास्ट में फिर ये पार्ट है इलियम, क्योंकि यहीं तक फूड का मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये फिर से लीवर से सीक्रेट होने वाला और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाला जूस बाइल। इस बाइल के अंदर बाइल साल्ट आ गए। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करें, ये जो फैट का मॉलिक्यूल था पहले तो इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया। ये लो वाटर सॉल्युबल बना दिया। वाटर सॉल्युबल बनाने के बाद इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपोलाइटिक एंजाइम ने एक्शन किया और एक्शन करने के बाद यहां फैटी एसिड बन गए। एक्शन करने के बाद यहां ये फैटी एसिड का निर्माण हो गया लास्ट में। अब ये जो फैटी एसिड होते हैं यहां पर इनका साइज बड़ा होता है और यहां जो ब्लड वेसल होती हैं उनमें ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते। यहां जो ब्लड वेसल होती हैं उनमें ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते। तो देखें यहां भी एक रोल प्ले होता है इन बाइल साल्ट का। ये जो बाइल साल्ट होते हैं यह आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद यह फैटी एसिड के साथ जुड़ जाते हैं। यह फैटी एसिड के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, फैटी एसिड, यह है फैटी एसिड और रेड कलर में है बाइल साल्ट। इन दोनों का जो कंपोनेंट बनता है
इस कंपोनेंट को नाम देते हैं माइसेल। इस कंपोनेंट को नाम देते हैं माइसेल। यहां पर माइसेल की बात करें, क्या क्या है इसके अंतर्गत, तो आंसर आपके माइंड में आ रहा है कि सर इसमें एक तो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है प्लस बाइल साल्ट है। फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, साथ में बाइल साल्ट है। ये जो कंपोनेंट बना है, चूंकि बाइल साल्ट आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाइल साल्ट आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये जो बाइल साल्ट होंगे, यह जब आसानी से एब्जॉर्ब होंगे तो ये फैटी एसिड भी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि ये फैट के 100 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल यदि बाइल साल्ट से जुड़ जाएं, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल का आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप बाइल साल्ट को निकाल दो, मान के चलो लीवर बाइल साल्ट का सीक्रेशन नहीं कर रहा है, तो माइसेल नहीं बनेगा और इनको एब्जॉर्ब होने में कठिनाई होगी, तो 100 की जगह केवल 70 का ही एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अगर बाइल साल्ट है तो 100 के 100 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और नहीं है तो 60-70 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो क्या समझ रहे हैं, क्या बाइल साल्ट फैट का एब्जॉर्प्शन कराने में भी सहायक है? क्या बाइल साल्ट फैट का एब्जॉर्प्शन कराने में भी सहायक हैं? तो यहां पर शायद आप सारे साथियों के द्वारा आंसर आ रहा है यस सर। तो इसका दूसरा फंक्शन हो गया, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। देखो, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करा रहे हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करा रहे हैं, और साथ में इसका एब्जॉर्प्शन भी करा रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बाइल साल्ट फैट का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। यहां पर ये माइसेल बन गया। एक और चीज है जो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित यहीं पर आपको समझा देता हूं। अच्छा, ये माइसेल बन गया एक, ये एक माइसेल बन गया, एक के साथ दूसरा जुड़ गया, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ गया, ये सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये बन जाता है काइलोमाइक्रोन। बहुत सारे माइसेल आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, आंसर है काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन और माइसेल में अंतर देखें तो शायद ये अंतर आपको मिलेगा। ये तो माइसेल और ये काइलोमाइक्रोन, यानी ये तो हो गया माइसेल, और काइलोमाइक्रोन की बात करें तो ये काइलोमाइक्रोन, ये काइलोमाइक्रोन। अब आप सोचें, छोटा सा मॉलिक्यूल तो माइसेल, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये काइलोमाइक्रोन है। अब सोचो, इतना बड़ा मॉलिक्यूल इस वीनस सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब होना संभव नहीं। अब यहां जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, खासकर इलियम में और जेजुनम में, इसमें वीनस के साथ साथ लिम्फेटिक कैपिलरी भी होती हैं। गौर से समझें इस बात को, लिम्फेटिक कैपिलरी भी होती हैं, और लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज वीनस कैपिलरी के पोर के साइज से बड़ा होता है। देखो, ये पोर बनाया है अपन ने, लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज वीनस कैपिलरी के पोर के साइज से बड़ा होता है। तो ये जो ब्लू कलर में है ये तो है वीनस कैपिलरी, ये तो है वीनस कैपिलरी, और ये जो रेड कलर में बनाई है इनका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरी, इनका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरी। ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती हैं ये आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद एक बड़े पाउच का निर्माण यहां हो जाता है। ये आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये देखो बड़े पाउच का निर्माण हो गया, ये बड़े पाउच का निर्माण यहां पर हो गया। ये जो बड़ा पाउच यहां पर बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लिम्फेटिक कैपिलरी से बनने वाले इस पर्टिकुलर पाउच को नाम देते हैं अपन सिस्टर्ना काइलाई।
इस पर्टिकुलर पाउच को नाम देते हैं अपन सिस्टर्ना काइलाई। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि सिस्टर्ना काइलाई आर एसोसिएटेड विद कॉलन, लीवर, स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम। आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम। देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में या अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको एक तो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती, एक वेन वापस ब्लड लेकर जाती है, वेन के साथ लिम्फेटिक कैपिलरी भी ब्लड को वापस लेकर जाती है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से, इसको यूं समझें आप, ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन में ब्लड आ रहा है, ब्लड लाने के लिए जरूरी है आर्टीरियल कैपिलरी। आर्टीरियल कैपिलरी से कितना ब्लड आया? 100 ml ब्लड आया। फिर यहां से ब्लड को वापस ले जाने के लिए एराइज होती है वीनस कैपिलरी। वीनस कैपिलरी से 90 ml ब्लड वापस जाता है। ऑर्गन में आ तो रहा है 100 ml, वापस जा रहा है 90 ml, तो क्या 10 ml यहां रुकेगा? नहीं रुकेगा, तो एडिमा हो जाएगा। तो इस बचे हुए 10 ml ब्लड को वापस ले जाने के लिए हर ऑर्गन से छोटी छोटी कैपिलरी एराइज होती हैं, जो 10 ml ब्लड को लेकर जाती हैं। इनका नाम है लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या नाम है? लिम्फेटिक कैपिलरी। तो किसी भी ऑर्गन से ब्लड 90% तो वीनस सिस्टम से जाता है और 10% लिम्फेटिक सिस्टम से जाता है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी आगे जब जाके ओपन होती हैं तो नोड लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, और ये नोड कहलाती हैं लिम्फ नोड। ये नोड क्या कहलाती हैं? लिम्फ नोड। इनमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। जो इनमें से कोई फ्लूइड आया है उसमें बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सेम यहीं पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका 90% ब्लड तो वीनस सिस्टम से जाएगा, 10% ब्लड कौन से सिस्टम से जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम से। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके पोर का साइज वीनस सिस्टम के पोर के साइज से बड़ा है। तो ये जो काइलोमाइक्रोन का मॉलिक्यूल बना है, यह इससे आसानी से एब्जॉर्ब होगा। और ये जो लिम्फेटिक वेसल हैं, ये आगे चलकर एक बड़ा पाउच बनाती हैं। इस बड़े पाउच का नाम है सिस्टर्ना काइलाई। इस बड़े पाउच का नाम है सिस्टर्ना काइलाई। तो सिस्टर्ना काइलाई के अंदर ये जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को का भी एक पर्टिकुलर नाम है, इट इज नोन एज काइल। इसको काइल नाम से जानते हैं। यह एक व्हाइटिश टर्बिड दूधिया कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें प्रोटीन और फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन और फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा है बड़े बड़े मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि इसके पोर का साइज बड़ा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो कुछ भी एब्जॉर्ब होगा, खासकर बड़ा मॉलिक्यूल, वो वीनस सिस्टम में ना जाते हुए कौन से सिस्टम में आएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में यहां जो लिम्फेटिक वेसल हैं, वो एक बड़ा पाउच बना लेती हैं। उस बड़े पाउच का क्या नाम है? सिस्टर्ना काइलाई। तो सिस्टर्ना काइलाई जो स्ट्रक्चर है, वह किससे संबंधित है? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके अलावा यहां अपन बात करें, ये लिम्फेटिक वेसल आगे चलकर लिम्फ नोड में खुल रही हैं। ये लिम्फेटिक वेसल आगे चलकर लिम्फ नोड में खुल रही हैं। ये लिम्फ नोड वो होते हैं जो यहां से कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो इनके द्वारा मार दिया जाएगा, क्योंकि इनमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो ये जो लिम्फ नोड हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया वायरस यहां आया तो उसकी ताकत ज्यादा होती। ऐसा थोड़ी है कि हर बैक्टीरिया वायरस को मार दिया जाएगा, नहीं, हर बैक्टीरिया वायरस को नहीं मारा जाएगा। तो यहां पर बैक्टीरिया वायरस इन लिम्फ नोड में आकर कई बार इनका ही इन्फ्लामेशन कर देता है। इन लिम्फ नोड में आकर कई बार इनका ही इन्फ्लामेशन कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए इन लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन होना
इस बात का सबूत होता है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तभी लिम्फ नोड एनलार्ज हुए हैं, और इन जुड़े हुए लिम्फ नोड को अपन नाम देते हैं पेयर्स पेचेज। यह एक स्विस डॉक्टर के नाम पर नाम दिया है कि एनलार्ज लिम्फ नोड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर होने पर या इन्फेक्शन होने पर इनका एनलार्जमेंट हो जाता है, और ये एनलार्ज लिम्फ नोड को नाम देते हैं अपन पेयर्स पेचेज। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं कि सिस्टर्ना काइलाई स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। व्हाट इज द काइल? सिस्टर्ना काइलाई के अंदर भरा हुआ दूधिया कलर का फ्लूइड जिसमें प्रोटीन और फैट के लार्ज मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसको काइल कहा जाता है। और इससे संबंधित स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होने पर या इस इंटेस्टाइन में कैंसर होने पर, कैंसर की सेल जब माइग्रेट होकर लिम्फ नोड में आएंगी तो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है। इन एनलार्ज लिम्फ नोड को नाम दिया जाता है पेयर्स पेचेज। तो दो क्वेश्चन और दोनों का समान आंसर कि सिस्टर्ना काइलाई किससे संबंधित है? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और पेयर्स पेचेज किससे संबंधित है? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। व्हाट आर द माइसेल? फैटी एसिड प्लस बाइल साल्ट से मिलकर बना हुआ कंपोजिशन कहलाता है माइसेल। व्हाट इज द काइलोमाइक्रोन? बहुत सारे माइसेल आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? काइलोमाइक्रोन। क्या यहां पर बाइल साल्ट फैट का एब्जॉर्प्शन कराने में भी सहायक हैं? आंसर है यस। इज दैट क्लियर? तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट। ये जो फैटी एसिड होता है इसका पाचन होने के बाद यह बाइल साल्ट से जुड़ जाता है, माइसेल बना लेता है और माइसेल का आसानी से एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए यह बाइल साल्ट फैट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला इनका काम हो गया फैट को पानी में घुलनशील बनाना, इसको नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। दूसरा इसका काम हो गया फैट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो यहां पर लिखे हुए सारे वर्ड का मतलब समझ गए शायद आप? जो भी वर्ड लिखे हैं उनका मतलब समझ गए? क्या मतलब समझ गए? यहां पर एडिशनल कौन कौन सी बातें कर ली अपन ने? एडिशनल बातें ये हो गई, व्हाट इज द माइसेल? क्या होते हैं माइसेल? आंसर है कि सर फैटी एसिड और बाइल साल्ट। फैटी एसिड और बाइल साल्ट आपस में मिलकर बना लेते हैं माइसेल। दूसरा व्हाट इज द काइलोमाइक्रोन? बहुत सारे माइसेल, बहुत सारे माइसेल जिनमें फैटी एसिड होता है आपस में मिलकर बना लेते हैं काइलोमाइक्रोन, आपस में मिलकर बना लेते हैं काइलोमाइक्रोन। नेक्स्ट वर्ड सिस्टर्ना काइलाई। व्हाट इज द सिस्टर्ना काइलाई? तो यहां पर अपन बोलेंगे सिस्टर्ना काइलाई इज ए लार्ज लिम्फेटिक पाउच, लार्ज लिम्फेटिक पाउच एसोसिएटेड विद, लार्ज लिम्फेटिक पाउच एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाली लिम्फेटिक्स आपस में मिलकर एक लार्ज लिम्फेटिक पाउच बना लेती हैं जिसको सिस्टर्ना काइलाई कहा जाता है। अगला वर्ड व्हाट इज द काइल? ए वाइटिस टर्बिड फ्लूइड, ए वाइटिस टर्बिड फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सिस्टर्ना काइलाई, फाउंड इनसाइड द सिस्टर्ना काइलाई which contain large molecule
विच कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट एंड प्रोटीन, जिसके अंदर फैट और प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो यही वर्ड एडिशनली सीखे अपन ने। माइसेल क्या है, काइलोमाइक्रोन क्या है, सिस्टर्ना काइलाई क्या है और काइल क्या है। उसमें भरा हुआ, सिस्टर्ना काइलाई में भरा हुआ व्हाइट टर्बिड चूने के कलर का फ्लूइड, जिसमें प्रोटीन और फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, काइल कहलाता है। लास्ट वर्ड, व्हाट इज द पेयर्स पेचेज, व्हाट इज द पेयर्स पेचेज। तो यहां पर अपन बोलेंगे क्या होते हैं पेयर्स पेचेज, एनलार्ज लिम्फ नोड। पेयर्स पेचेज आर एनलार्ज लिम्फ नोड एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों वर्ड अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते, मैंने यहां पर आपको अच्छे से बता दिया, शायद वहां पर अपन को इनको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। सिस्टर्ना काइलाई क्या होती हैं ये समझ गए आप, पेयर्स पेचेज क्या होते हैं ये समझ गए आप। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कैंसर होने पर आसपास के लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाना, उन एनलार्ज लिम्फ नोड को पेयर्स पेचेज नाम दिया गया। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन बाइल साल्ट का। देखें पहला फंक्शन कौन सा हुआ था, फर्स्ट फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। कम ऑन टू द नंबर थर्ड फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन बाइल साल्ट के। देखें बाइल साल्ट जो होते हैं यह इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाने का भी काम करते हैं। बाइल साल्ट इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, इंटेस्टाइन के मूवमेंट बढ़ेंगे तो फूड जल्दी से आगे गुजरेगा, सेमी सॉलिड अवस्था में होगा तो डेफिकेट करने में आसानी हो जाएगी, और डेफिकेट करने में आसानी होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कॉन्स्टिपेशन किसी को होगा तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बाइल साल्ट लैक्सेटिव एक्शन भी शो करते हैं। बाइल साल्ट के द्वारा इंटेस्टाइन के मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, बाइल साल्ट के द्वारा इंटेस्टाइन के मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, और इंटेस्टाइन के मूवमेंट का इंक्रीज होना, इस पर्टिकुलर एक्शन को नाम देते हैं अपन लैक्सेटिव एक्शन। इस पर्टिकुलर एक्शन को नाम देते हैं अपन लैक्सेटिव एक्शन। तो दे आर ऑल्सो परफॉर्म द लैक्सेटिव एक्शन बाय इंक्रीजिंग द पेरिस्टाइलिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। देखिए नॉर्मल तौर पर आपने मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है, यदि 2-4 दिन अपन बहुत ज्यादा बाहर का खाना या फैटी डाइट खा लें तो अपन को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अच्छा, क्यों हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, इस पे चर्चा करें। बाहर का खाना खा लें, बोले तो शादी समारोह में खाना खा लें, ज्यादा गुलाब जामुन या काजू कतली हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कारण है उनमें ज्यादा फैट है। अच्छा, फैट के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, उनको तोड़ने में जीआईटी को ज्यादा काम करना पड़ता है। फैट के मॉलिक्यूल बड़े हैं, उनको तोड़ने में जीआईटी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जीआईटी के द्वारा जब ज्यादा फंक्शन होगा तो यहां पर फूड ज्यादा समय के लिए रुकेगा, ज्यादा समय के लिए रुकेगा तो यहां से पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। पानी का एब्जॉर्प्शन होने का मतलब है यह कंप्लीट सॉलिड अवस्था में आ जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फैट खाने से अपन को कॉन्स्टिपेशन होता है, ये जग जाहिर है, और अपन ने इसको ऑब्जर्व भी किया है अपने ऊपर। बट क्या फैट को बिल्कुल बंद कर दें तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा? फैट को बिल्कुल बंद कर दें तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा? यस। एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर इंसान अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ देता है, फैट से तो बिल्कुल परहेज कर लेता है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है कि यार फैट बिल्कुल नहीं खा रहा, तो फैट खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, नहीं खाओगे तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा। कारण समझो, आप फैट बिल्कुल नहीं खा रहे हो,
फैट नहीं खाने का मतलब है बाइल का सीक्रेशन जो 1000 ml हो रहा था वो 500 ml रह गया। बाइल का सीक्रेशन फैट पर ही तो डिपेंड है, जितना फैट खाओगे उतना बाइल आएगा, नहीं खाओगे तो नहीं आएगा। अब सोचो यहां पर फैट का जो बाइल है उसका सीक्रेशन कम हो गया तो बाइल साल्ट भी कम हो गए। बाइल साल्ट कम हो गए, देखो फंक्शन बाइल साल्ट जीआईटी के मूवमेंट को, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। जब बाइल साल्ट कम हो गए तो मूवमेंट भी कम हो गए। और बताओ मूवमेंट कम हो गया तो कौन सी समस्या डेवलप हो जाएगी? कॉन्स्टिपेशन। कौन सी समस्या डेवलप हो जाएगी? कॉन्स्टिपेशन। तो देखो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। बहुत ज्यादा फैटी डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन होगा? यस। क्यों होगा? फैट को डाइजेस्ट कराने में जीआईटी को ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो इमल्सिफिकेशन होगा तब जाके डाइजेशन होगा। एक तो ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करेगा तो फूड यहां पर रुकेगा, और फूड रुकेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये कंप्लीट सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फैट खाने से कॉन्स्टिपेशन होगा? यस। क्या फैट को बिल्कुल बंद करने से भी कॉन्स्टिपेशन होगा? यस। फैट बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा। कारण फैट नहीं खाओगे तो क्या कम हो जाएंगे? बाइल का सीक्रेशन। बाइल का सीक्रेशन कम होगा तो क्या कम हो जाएंगे? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट कम होंगे तो क्या कम हो जाएगा? मूवमेंट। और मूवमेंट कम होगा तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाएगी। तो बाइल साल्ट का तीसरा काम हो गया, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द पेरिस्टाइलिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, सो दे परफॉर्म द लेग्जेटिव एक्शन। आगे बढ़े आप। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है, एक फंक्शन और होता है। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल भरा हुआ है। गॉल ब्लैडर में बाइल भरा हुआ है। ये दो सबस्टेंस मैंने यहां पर शो कर दिए हैं। दो सबस्टेंस मैंने यहां पर शो कर दिए हैं। रेड कलर वाले तो है कोलेस्ट्रॉल, रेड कलर वाला तो है कोलेस्ट्रॉल, और ये जो ग्रीन कलर में बनाया है ये है बाइल पिगमेंट। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि जो बाइल होता है उसमें तीन ही तो चीज है। जो बाइल होता है उसमें तीन ही तो चीज हैं। कौन कौन सी चीज है बाइल के अंदर? एक तो है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा क्या होता है? बाइल साल्ट, और तीसरा होता है बाइल पिगमेंट। तीसरा होता है बाइल पिगमेंट। ये जो दोनों सबस्टेंस होते हैं, इन दोनों सबस्टेंस को घुली हुई अवस्था में डिजॉल्व स्टेट के अंदर रखने का काम करते हैं बाइल पिगमेंट, सॉरी बाइल साल्ट। देखें इसके अंदर ये तो हो गए क्या? कोलेस्ट्रॉल। ये हो गया इसके अंदर बाइल पिगमेंट। गौर करें, ये हो गया बाइल पिगमेंट। इनको घुली हुई अवस्था में रख रहे हैं ये बाइल साल्ट। घुली हुई अवस्था में रख रहे हैं बाइल साल्ट। यदि किसी इंसान के गॉल ब्लैडर में, यदि किसी इंसान के गॉल ब्लैडर में बाइल साल्ट की कमी हो जाएगी तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, बोले तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और इनका प्रेसिपिटेट होना गॉल ब्लैडर में स्टोन पैदा कर देगा। और ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेगा यह कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना है। इस पर्टिकुलर स्टोन को नाम देंगे अपन कोलेस्ट्रॉल स्टोन। इस पर्टिकुलर स्टोन को क्या नाम देंगे अपन? कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अगर बाइल साल्ट की कमी हो जाएगी तो ये जो बाइल पिगमेंट यहां पर बने हैं यह भी प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे, और प्रेसिपिटेट होकर यह भी स्टोन बना देंगे। ये जो स्टोन गॉल ब्लैडर में बनेगा यह पिगमेंट से मिलकर बनेगा, यह पिगमेंट से मिलकर बनेगा, और इसको बोलेंगे पिगमेंट स्टोन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट हो जाएं, दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट हो जाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो और पिगमेंट भी हो। दोनों से मिलकर बने हुए स्टोन को नाम देंगे अपन मिक्स स्टोन। दोनों से मिलकर बने हुए स्टोन को नाम देंगे अपन मिक्स स्टोन। और गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह का स्टोन, इसका नाम है कोलीलिथियसिस।
गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह का स्टोन, इसको नाम देते हैं कोलीलिथियसिस। तो कोलीलिथियसिस या गॉल ब्लैडर स्टोन जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 3 तरह के होंगे। 3 तरह के होंगे। कौन कौन सा स्टोन होगा? कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगा, पिगमेंट स्टोन होगा जिसमें बाइल पिगमेंट जम जाएंगे, या मिक्स तरह का स्टोन होगा। इस स्टोन को रोकने के लिए जरूरी होते हैं यह बाइल साल्ट, यानी बाइल साल्ट इन सब्सटेंस को जो गॉल ब्लैडर में हैं इनको घुली हुई अवस्था में सस्पेंडेड रखते हैं। यदि किसी इंसान में बाइल साल्ट की कमी हो जाएगी तो ये जमने लग जाएंगे, और जमने लगने का मतलब है कौन सी बीमारी कॉज हो जाएगी? आंसर है कोलीलिथियसिस। तो क्या यह वर्ड अपन बोल सकते हैं कि बाइल साल्ट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी बाइल साल्ट गॉल ब्लैडर में स्टोन होने से बचाने का काम भी करते हैं। तो चौथा इनका काम हो गया प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। चौथा इनका काम हो गया प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। यहां पर 2 एडिशनल चीजें मैंने आपको बता दी। जब मैं डिसऑर्डर में कोलीलिथियसिस पढ़ाऊंगा तो टाइप ऑफ कोलीलिथियसिस नाम आएगा, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। कितने तरह का होता है कोलीलिथियसिस? 3 तरह का। कौन कौन सा? कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन और मिक्स स्टोन। फिर मैं एटियोलॉजी पढ़ाऊंगा कोलीलिथियसिस की, तो पहला कारण लिखाऊंगा डेफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट। पहला कारण होगा डेफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट। शायद वहां भी मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं कि बाइल साल्ट इन दोनों सब्सटेंस को घुली हुई अवस्था में रखने का काम करते हैं। यदि किसी कारणवश इसमें बाइल साल्ट कम हो जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, जो यहां पर स्टोन फॉर्मेशन कॉज करेगा। तो दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। इज दैट क्लियर? तो पहला काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तीसरा काम लैक्सेटिव एक्शन हो गया, चौथा काम प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। 5वें फंक्शन के बारे में अपन बात करें, उसको नाम देते हैं कोलेरेक्टिक एक्शन। कोलेरेक्टिक एक्शन। देखिए, सबसे पहले तो इस एक्शन को समझें आप। क्या होता है कोलेरेक्टिक एक्शन? कोलेरेक्टिक एक्शन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो लीवर को स्टिमुलेट करे कि भैया खाना आ गया, अब बाइल को सीक्रेट कर दो। खाना ड्यूडेनम में आ गया, अब बाइल को सीक्रेट कर दो। तो लीवर से बाइल का सीक्रेशन कराने के लिए लीवर का स्टिमुलेशन कोलेरेक्टिक एक्शन कहलाता है। व्हाट इज द कोलेरेक्टिक एक्शन? इट इज द एक्शन बाय विच द लीवर इज स्टिमुलेटेड फॉर बाइल सीक्रेशन। द लीवर इज स्टिमुलेटेड फॉर बाइल सीक्रेशन। लीवर को बाइल सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करना कोलेरेक्टिक एक्शन कहलाएगा, नंबर 1। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसका नाम है कोलेगोग एक्शन। जिसका नाम है कोलेगोग एक्शन। सेम चीज है, अंतर केवल इतना सा है कि वह सब्सटेंस जो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं बाइल के सीक्रेशन के लिए, उनके द्वारा किया जाने वाला एक्शन कोलेगोग एक्शन कहलाता है। तो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना कोलेगोग एक्शन और लीवर को स्टिमुलेट करना कहलाता है कोलेरेक्टिक एक्शन। अब देखें, ये जो दोनों एक्शन होते हैं, इन दोनों एक्शन को परफॉर्म करने वाले सब्सटेंस, दोनों एक्शन को परफॉर्म करने वाले सब्सटेंस का नाम होता है कोलेरेक्टिक एजेंट, जो लीवर को स्टिमुलेट करेंगे, और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने वाले सब्सटेंस का नाम होता है कोलेगोग एजेंट।
बस एक नाम का फर्क है। लीवर को स्टिमुलेट करना कोलेरेक्टिक और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना कोलेगोग एक्शन होता है। कौन कौन से सबस्टेंस होते हैं जो लीवर और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं? दोनों समान होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक आध आंसर आपके माइंड में आ रहा है। पहला आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन, जो लास्ट लेक्चर में डील कर लिया है, लीवर और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगे। दूसरा है सीक्रेटिन, दूसरा क्या है? सीक्रेटिन। और तीसरा है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट खुद लीवर को स्टिमुलेट करते हैं। बाइल साल्ट खुद लीवर और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं कि बाइल का सीक्रेशन करो। लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों का स्टिमुलेशन होता है। इसको इस तरीके से समझें कि यहां पर जब बाइल साल्ट आगे जाते हैं, यहां से जब बाइल साल्ट आगे जाते हैं, इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तो इंटेस्टाइन की स्थिति को देखते हैं कि हां यार अभी तो बहुत सारी फैट का इमल्सिफिकेशन बाकी है। तो यहां से एब्जॉर्ब होके वापस पहुंचते हैं और लीवर से कहते हैं और सीक्रेशन करो, बाइल का और सीक्रेशन करो। साथ में गॉल ब्लैडर से कहते हैं कि तुम भी सीक्रेशन करो। तो लीवर से सीक्रेशन कराना कोलेरेक्टिक एक्शन और गॉल ब्लैडर से सीक्रेशन कराना कोलेगोग एक्शन कहलाता है। तो यहां पर बाइल साल्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपन बात करें व्हाट इज द कोलेरेक्टिक एक्शन, वह एक्शन जिसके द्वारा लीवर को स्टिमुलेट किया जाता है बाइल के सीक्रेशन के लिए कोलेरेक्टिक एक्शन कहलाएगा। और वह एक्शन जिसके अंदर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट किया जाता है बाइल के सीक्रेशन के लिए कोलेगोग एक्शन कहलाएगा। इनको परफॉर्म करने वाले सबस्टेंस को बोलते हैं कोलेरेक्टिक एजेंट और कोलेगोग एजेंट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा कोलेरेक्टिक एजेंट है या कोलेगोग एजेंट है? ऑप्शन में होगा कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन, बाइल साल्ट, ऑल ऑफ देम। तो आंसर आपका जाएगा ऑल ऑफ देम। यदि इस तरीके से ऑप्शन आ जाए निम्न में से कौन सा कोलेरेक्टिक या कोलेगोग एजेंट है, ऑप्शन आ जाए गैस्ट्रिन हार्मोन, एंटेरोकाइनेज, पेप्सिन या बाइल साल्ट, तो अब इन चारों में से बेस्ट आंसर क्या देना चाहेंगे आप? आंसर होगा बाइल साल्ट। इज दैट क्लियर? तो बाइल साल्ट आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कोलेरेक्टिक एक्शन एंड कोलेगोग एक्शन। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म कोलेरेक्टिक एक्शन और कोलेगोग एक्शन। इज दैट क्लियर? तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट। देखिए गौर करें, नॉर्मल तौर पर अपन जब बाइल में बाइल साल्ट को पढ़ते हैं, शायद मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैक्सिमम साथियों को तो इनका नाम कभी सुना हुआ ही नहीं होता। ये अपन ने पहली बार सुना है। नंबर 2, अगर पढ़ते भी हैं अपन तो दिमाग में एक चीज ही बैठी हुई रहती है कि क्या काम है बाइल साल्ट का? फैट के डाइजेशन में रोल है। ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज होती है कि हाँ इमल्सिफिकेशन कराते हैं। अब आप गौर करें, क्या केवल इमल्सिफिकेशन करा रहे हैं? क्या बाइल साल्ट केवल एक काम कर रहे हैं? नहीं। तो सबसे पहले तो सीखें क्या नाम है बाइल साल्ट का? सोडियम, पोटेशियम, टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट। फिर इनके एक नहीं 6 फंक्शन मैंने बता दिए। पहला फंक्शन क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा फंक्शन क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तीसरा फंक्शन क्या हुआ? यहां पर लेग्जेटिव एक्शन, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहां मैंने सिखा दिया ज्यादा फैट खाओगे तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, फैट बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि बाइल साल्ट नहीं मिलेंगे। गॉल ब्लैडर में स्टोन को बनने से बचाने का काम करते हैं बाइल साल्ट, लीवर को स्टिमुलेट करते हैं बाइल के सीक्रेशन के लिए, और गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करते हैं बाइल के सीक्रेशन के लिए। तो एक नहीं 6 फंक्शन होते हैं बाइल साल्ट के। इसमें एडिशनल जानकारी मैंने आपको दे दी। फैटी एसिड और बाइल साल्ट आपस में जुड़कर माइसेल बनाते हैं। बहुत सारे माइसेल आपस में जुड़कर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लिम्फ नोड हैं, यदि उनका एनलार्जमेंट हो जाए तो उनको पेयर्स पेचेज कहा जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई लिम्फेटिक वेसल हैं, वो आपस में मिलकर एक बड़ा पाउच बना लेती हैं, जिसको सिस्टर्ना काइलाई कहते हैं। इसमें भरा हुआ जो टर्बिड लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको काइल के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एडिशनल जानकारी है जो अपन ने यहां से प्राप्त कर ली।
तो ये बाइल में पाए जाने वाले दोनों के दोनों सब्सटेंस यहां पर क्लियर होते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बाइल पिगमेंट का पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ा था और इस लेक्चर में अपन ने बाइल साल्ट के बारे में पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पर बाइल साल्ट और उसके फंक्शन क्लियर होते हैं। अब इस पीपीटी के माध्यम से भी अपन देख लें। देखें यहां से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया है। कंपोजिशन में देख लें, कोलेस्ट्रॉल में पढ़ना ही नहीं है। दो चीजें पढ़नी थी, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। बाइल पिगमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में दो ही क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मात्रा में बाइकार्बोनेट नहीं आए तो सोडियम। किस तरीके से बनते हैं बाइल पिगमेंट, किस तरीके से बाइल पिगमेंट और बाइल पिगमेंट के कैसे तो बनते हैं बाइल पिगमेंट और बाइल पिगमेंट में बनने वाले क्वेश्चन, इनका जवाब आपको दे दिया था। सारे के सारे लास्ट लेक्चर में डील कर लिए। अब यहां से अपन ने पढ़ा है बाइल साल्ट, स्पेशल तरह का सर्कुलेशन, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। बाइल साल्ट क्या है? बेसिकली साल्ट है, एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं ये साल्ट। यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन में मिलता है बेस और लीवर से निकलता है एसिड, और एसिड और बेस आपस में मिलकर बना देते हैं साल्ट। ये जो बाइल साल्ट होते हैं क्या नाम है इनका? सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम पोटेशियम टोरोकोलेट। क्या फंक्शन है बाइल साल्ट का? पहला काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द बाइल साल्ट आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द फैट वाटर soluble by decreasing their surface tension. This type of action of bile salt is known as emulsification of fat. दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बाइल साल्ट प्लस फैटी एसिड आपस में मिलकर बनाएंगे माइसेल, जिनका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए फैट का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। माइसेल 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 आपस में जुड़कर बनाएंगे काइलोमाइक्रोन। ये बड़ा मॉलिक्यूल हो गया जिसका एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक वेसल से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और स्मॉल इंटेस्टाइन की इस लिम्फेटिक वेसल को बोलते हैं सिस्टर्ना काइलाई। What is the cisterna chyli? It is the small pouch of lymphatics which are associated with small intestine. तीसरा फंक्शन क्या होगा? लेग्जेटिव एक्शन। यह है पेरिस्टाइलिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं इंटेस्टाइन के। अगर आप बिल्कुल भी फैट नहीं खाओगे तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। चौथा फंक्शन प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। इनकी कमी की वजह से या तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाएगा या पिगमेंट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में पढ़ाऊंगा तो उसमें पहला कारण होगा डेफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट। तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन होने से भी रोकने का काम करते हैं। उसके अलावा पांचवा फंक्शन है कोलेरेक्टिक एक्शन। व्हाट इज द एक्शन? द एक्शन बाय विच द लीवर इज स्टिमुलेटेड फॉर द सीक्रेशन ऑफ बाइल इज नोन एज कोलेरेक्टिक एक्शन। और वह एजेंट जो इस काम को परफॉर्म करते हैं कोलेरेक्टिक एजेंट कहलाते हैं। कौन कौन से? कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और साथ में बाइल साल्ट। बाइल साल्ट इज ऑल्सो परफॉर्म द कोलेरेक्टिक एक्शन। और लास्ट वर्ड कोलेगोग एक्शन, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना बाइल के सीक्रेशन के लिए कोलेगोग एक्शन कहलाता है। और वह एजेंट जो कोलेगोग एक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको नाम देते हैं कोलेगोग एजेंट। कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? तो सेम आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और साथ में बाइल साल्ट। इज दैट क्लियर? तो यहां तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। पूरी उम्मीद की जैसे आपको बाइल पिगमेंट समझ में आए थे सेम उसी तरीके से आपको बाइल साल्ट समझ में आए हैं। तो यहां गौर करने वाली बात है, क्या बाइल के अंदर किसी भी फूड का पाचन करने के लिए कोई एंजाइम होता है? नॉर्मली अपना दिमाग नहीं पड़ा हुआ है तो कहता है कि हां सर होता है, फैट का पाचन करने वाला होता है। बताओ कौन सा एंजाइम पड़ा है? क्या बाइल में किसी भी तरह का कोई एंजाइम है? नो, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट कोई एंजाइम थोड़ी है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कोई एंजाइम थोड़ी है, और साथ में बाइल साल्ट है। क्या बाइल साल्ट कोई एंजाइम है, हार्मोन है? नहीं, तो कोई एंजाइम नहीं होता। द बाइल डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता। दे कंटेन द बाइल साल्ट। हां, ये बोल सकते हो क्या बाइल किसी फूड के डाइजेशन में मदद करता है? यस ऑफ कोर्स।
फैट के डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, और इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी है, डाइजेशन डायरेक्टली नहीं करता, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता। देखो सलाइवा में है एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में है एंजाइम, पेनक्रिएटिक जूस में है एंजाइम, परंतु बाइल में किसी भी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से बाइल जूस आपको टोटली समझ में आ गया। 4 जूस कंप्लीट हो गए, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस और बाइल। लीवर की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बाइल का सीक्रेशन, बाइल का स्टोरेज अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से लीवर क्या क्या काम करता है अपने शरीर में, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।